हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा थदानी और आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कि सीबीएसई बोर्ड में पिछले 5 इयर्स के क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, हम उससे डील करेंगे आज। उन क्वेश्चंस को देख के हमें ये समझ में आएगा हमें किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। तो हम चैप्टर वाइज चलेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखेंगे। तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे चैप्टर 1 के, विच इज़ पावर शेयरिंग। फिर उसके बाद हम बाकी चैप्टर 2, 3, 4, 5 की बात करेंगे। ठीक है, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं चैप्टर 1 पावर शेयरिंग के। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड द फीलिंग ऑफ एलिनेशन डेवलप अमंग द श्रीलंकन तमिल्स? इसका क्या मतलब है कि फीलिंग ऑफ एलिनेशन मतलब फीलिंग ऑफ आउटकास्ट, कि हमें दूसरे ग्रुप से अलग क्यों किया जा रहा है, तो ये फीलिंग श्रीलंकन तमिल्स में क्यों डेवलप हुई। याद कीजिए, जब आपने चैप्टर पढ़ा था तो आपको याद होगा उस टाइम पे कौन सी पॉलिसी फॉलो हो रही थी श्रीलंका में। जब एक्ट ऑफ 1956 पास हुआ था उस टाइम पे मेजॉरिटेनिज्म की पॉलिसी बनाई गई थी। और ये जो मेजॉरिटेनिज्म वाली पॉलिसी है, इसमें किसको फेवर किया जा रहा था? सिन्हेलीज को। अब इन्हें सिन्हेलीज को क्या क्या फेवर मिल रहे थे? इन्हें सारे जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जॉब्स और इनकी लैंग्वेज ही बना दी थी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। इसीलिए ये फीलिंग ऑफ एलिनेशन, फीलिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डेवलप हुई थी अमंग श्रीलंकन तमिल्स। ठीक है, आंसर देखते हैं किस तरीके से हमें आंसर फॉर्म करना है, देखते हैं। The majoritarian measures of the Sinhala government, like making the Sinhala as the official language and favoring Sinhala applicants for university positions and government jobs, gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्ट ऑफ 1956 पास हुआ था, उस टाइम पे मेजॉरिटेरियन मेजर्स पास हुए थे। उस टाइम पे वो जो मेजॉरिटेरियन मेजर्स थे उसमें फर्स्ट था कि सिन्हेला को एज दी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो श्रीलंका की, एंड सेकंड जो भी गवर्नमेंट जॉब्स है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो भी जॉब्स हैं उसमें सब किसको फेवर किया जा रहा है? सिर्फ सिन्हेला एप्लीकेंट्स को। तो इसकी वजह से एक फीलिंग ऑफ एलिनेशन डेवलप हो गई थी अमंग श्रीलंकन तमिल्स। तो हम इसका आंसर इस तरीके से फ्रेम करेंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट वन स्टेप टेकन इन बेल्जियम to rule out the problem of regional differences and cultural diversity. क्या ऐसा स्टेप लिया था बेल्जियम गवर्नमेंट ने जिसकी वजह से रीजनल और कल्चरल डाइवर्सिटीज में कोई गैप क्रिएट ना हो? मतलब एक्चुअली जो अलग अलग कल्चर या रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं उनके बीच में कोई गैप क्रिएट नहीं हो, उसके लिए बेल्जियम गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया था? हमें ये पता है कि जब बेल्जियम गवर्नमेंट ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था, कॉन्स्टिट्यूशन 3 बार तो अमेंड हुआ है, 3 बार उसमें चेंजेस आए थे। उसके बाद एक बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ जिसमें 3 मेजर स्टेप्स थे, और जो 4th स्टेप था वो था कम्युनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्यों बनाई गई? ताकि ये गवर्नमेंट अपने रीजनल और कल्चरल डाइवर्सिटीज से जो भी इश्यूज हैं उससे डील कर सके। लैंग्वेज हो गया, रिलीजन हो गया, एजुकेशन इश्यूज हो गए, इन सब से डील करता है कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, तो बेल्जियम ने ये स्टेप उठाया था ताकि कल्चरल और रीजनल डाइवर्सिटीज जो भी एग्जिस्ट कर रही हैं उनके बीच में कोई गैप प्रिवेंट ना हो। ठीक है, आंसर देखते हैं। बेल्जियम इंट्रोड्यूस्ड अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट, to rule out the problem of regional differences and diversity. Community government is elected by the people of linguistic group irrespective of the region. और कम्युनिटी गवर्नमेंट के जो मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट करेगा मेंबर्स ऑफ द पीपल ऑफ द लिंग्विस्टिक ग्रुप। डिपेंड नहीं करता वो किस पर्टिकुलर रीजन पे हैं, उन्हें अपने अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्ट करनी है। तो ये एक स्टेप उठाया गया था, और ये क्यों उठाया गया था? ताकि वहाँ पे जो अलग अलग रिलीजन्स फॉलो कर रहे हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग पॉलिसीज आती हैं सबकी, तो उनके बीच में कोई गैप क्रिएट ना हो। जैसे उन्होंने और भी स्टेप्स लिए थे फॉर डच, फॉर फ्रेंच, इसी तरीके से एक कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म हुई ताकि ये कम्युनिटी गवर्नमेंट वो गैप क्रिएट ना होने दे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग एमर्ज्ड? Explain different forms that have common arrangements of power sharing.
पावर शेयरिंग का आइडिया क्यों इमर्ज हुआ, ये क्यों जरूरी हो गया कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए, और अगर पावर शेयरिंग है तो हमने ऐसे कौन से फॉर्म्स पढ़े थे पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के, मतलब किस तरीके से इंडिया में पावर शेयरिंग हो रही है, पावर शेयरिंग इमर्ज क्यों हुई। पावर शेयरिंग एक सब्स्टिट्यूट है, पावर शेयरिंग एक सब्स्टिट्यूट है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें डिवीजन हो रहा है पावर का। और ये डिवीजन क्यों हो रहा है, डिवीजन इसीलिए हो रहा है ताकि एक इंसान, एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट या एक पर्टिकुलर रूलर या पार्टी दूसरे पर्टिकुलर पार्टी को या रूलर को डोमिनेट ना करे, और यहाँ पे कोई मेजोरिटेरिज्म नहीं स्टैब्लिश हो, सबको इक्वल राइट्स मिले, इसीलिए पावर शेयरिंग आई। और इस सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से क्या हुआ, एक सिस्टम हो गया चेक और बैलेंस का, और इसकी वजह से हमारे यहाँ पे एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई है, ठीक है। इसीलिए पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब आप याद कीजिए, हमारे पास 4 फॉर्म्स थे पावर शेयरिंग के। पहला कौन सा था, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड वर्टिकल, थर्ड पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स। आपको याद करना है ये सारे फॉर्म्स थे जो मेजर फॉर्म्स थे ऑफ पावर शेयरिंग। एंड फोर्थ क्या था, अमंग पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है। अब ये पावर शेयरिंग अरेंजमेंट क्या था, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हमें याद है, वहां पे पावर शेयर हो रही है बिटवीन 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। वर्टिकल डिवीजन में पावर शेयर हो रही है बिटवीन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, एंड विच आर द 2 लेवल्स, सेंटर एंड स्टेट। एंड अमंग सोशल ग्रुप्स, जिसमें कम्युनिटी गवर्नमेंट का एग्जाम्पल ले लीजिए, जिसमें वीकर सेक्शंस को पावर दी जाती है, विमेंस को पावर दी जाती है, ताकि उनके अंदर वो फीलिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इमर्ज ना हो। एंड अमंग पॉलिटिकल पार्टीज कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं एंड दे शेयर देयर पावर, ठीक है। हम देखते हैं हमें किस तरीके से आंसर फ्रेम करके लिखना है, ठीक है। पावर शेयरिंग हैज इमर्ज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूट, जैसा मैंने बताया, to the idea of undivided political power, which believed in giving power to one person or group of people located in one place. The core principle of power sharing is that people are the source of all political powers. समझ में आ रहा है, पावर शेयरिंग का कोर प्रिंसिपल क्या है कि लोग ही तो सोर्स हैं सारे पावर्स के, बिकॉज वी आर चूजिंग अवर रिप्रेजेंटेटिव्स, तो हम ही सोर्स हुए ऑफ पॉलिटिकल पावर। इसीलिए पावर शेयरिंग अरेंजमेंट एक ऐसा सब्स्टिट्यूट है जिसमें कुछ लोगों को और कुछ कम्युनिटीज को पावर दी जाती है, ताकि वो पावर भी डिवाइड हो जाए और ताकि अथॉरिटी वाली पोजिशन स्टैब्लिश नहीं हो, ऐसा केस नहीं आ जाए कि डोमिनेशन हो बिटवीन 2 ग्रुप्स और बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग देखते हैं। फर्स्ट है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। द शेयरिंग ऑफ पावर कैन बी डन एट डिफरेंट लेवल्स, जैसा मैंने आपको बताया, उसमें हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। इसको बोलते हैं एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इन दिस फॉर्म the power is divided among different organs of the government such as legislature, executive and the judiciary. It places different organs of the government at the same level. Vertical में क्या हो रहा है, vertical में हो रहा है power share हो रही है between center and state. Horizontal में क्या हो रहा है, power share हो रही है between different organs of the government. हमारे यहाँ पे ये सिस्टम है, इसीलिए इसको फेडरल डिवीजन ऑफ पावर बोला जाता है, क्योंकि हमने फेडरलिज्म पढ़ा है, उसमें यही बोला जाता है ना, पावर शेयर हो रही है बिटवीन वन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स। तो यहाँ पे भी ये हो रहा है, हमारी एक सेंट्रल अथॉरिटी कौन सी है, सेंटर, उसके कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स कौन से हैं, प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, इसीलिए इसको फेडरल डिवीजन ऑफ पावर बोला जाता है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में 3 ऑर्गन्स के बीच में शेयर हो रही है, 3 ऑर्गन्स के बीच में पावर यहाँ पे इक्वली शेयर हो रही है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे पावर है लेकिन इक्वली नहीं है, क्योंकि सेंटर स्टेट से ज्यादा पावरफुल है।
लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में पावर तीनों के पास इक्वल है, इसीलिए इसको सेपरेशन ऑफ पावर्स बोलेंगे। एंड चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था मैंने तब भी बताया था सेपरेशन ऑफ पावर मतलब तीनों के बीच में पावर सेपरेट हो रखी है। चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम इसीलिए बोला जाता है बिकॉज यहाँ पे तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे पे कंटिन्यूस चेक रखते हैं, तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे की फंक्शनिंग पे चेक रखते हैं, इसीलिए इसको सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस बोला जाता है। ठीक है। थर्ड, पावर इज ऑल्सो शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। एग्जाम्पल हम कम्युनिटी गवर्नमेंट का ले चुके हैं। ठीक है। Fourth, various power sharing arrangement can also be seen in the way political parties, pressure groups and movements control or influence those in power. तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में शेयर हो रही है, प्रेशर ग्रुप्स के बीच में, इंटरेस्ट ग्रुप्स के बीच में, इनके बीच में पावर शेयर कैसे होगी, इनकी अलग अलग कम्युनिटीज फॉर्म होगी, ये गवर्नमेंट में अपना डायरेक्ट पार्टिसिपेशन भी दे सकते हैं या तो ये गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करके उस पर्टिकुलर डिसीजन को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से पावर शेयर हो रही है बिटवीन वीकर सेक्शंस एंड विमेन एंड बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज। तो हमें इस तरीके से इसका आंसर लिखना है कि पावर शेयरिंग का आइडिया क्यों इमर्ज हुआ और हुआ तो पावर शेयरिंग के क्या अलग अलग फॉर्म्स हैं। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच इज अ मेजर कास्ट ग्रुप ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का मेजर कास्ट ग्रुप कौन सा है? क्रिश्चियन एंड तमिल्स, हिंदू एंड तमिल्स, सिन्हेलीज एंड तमिल्स या सिर्फ तमिल्स। वहां पे जो मेजर कास्ट ग्रुप्स थे वो कौन से थे? सिन्हेलीज एंड तमिल्स, क्योंकि इनके बीच में ही लड़ाई हो रही थी रिगार्डिंग द पॉलिसी ऑफ मेजोरिटेनिज्म। इसकी वजह से मेजर कास्ट ग्रुप्स कौन से हैं? सिन्हेलीज एंड तमिल्स। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, मॉडर्न डेमोक्रेसी मेंटेन चेक एंड बैलेंस सिस्टम। जैसे अभी हम पढ़ के आए, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन दी हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग सिस्टम है, तो ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग सिस्टम किस में है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, among different social groups, among different pressure groups. अभी हम पढ़ के आए हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, वहां पे 3 ऑर्गन्स की बात हुई है। कौन से? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जिनके बीच में पावर इक्वली शेयर्ड है। ठीक है। तो इसका आंसर हुआ among 3 organs of the government which is legislature, executive and judiciary. ठीक है। 6th क्वेश्चन देखते हैं। Explain any 3 demands of the Belgian model of power sharing. बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग के 3 मेन एलिमेंट्स, 3 मेन डिमांड्स क्या थी? बेसिकली उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 3 टाइम्स अमेंड किया है, उसके बाद उन्होंने सर्टेन पॉलिसीज निकाली थी। पहली क्या थी कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे किसको? डच और फ्रेंच को। ठीक है। किस में देंगे? इन दी पॉलिटिकल एरेना। ठीक है। सेकेंड क्या था? सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर्स लेके किसको दे दो? स्टेट गवर्नमेंट को। क्यों दे दो? ताकि स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट ना हो टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड क्या था? ब्रुसेल्स में, जो कैपिटल सिटी थी बेल्जियम की, ब्रुसेल्स में एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट होगी, उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दोनों एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है। और फोर्थ था कम्युनिटी गवर्नमेंट का एस्टैब्लिशमेंट टू रूल आउट द डिफरेंस बिटवीन रीजनल एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। ये मेजर एलिमेंट्स थे, मेजर डिमांड्स थी ऑफ द बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग। देखते हैं आंसर कैसे लिखना है हमें। ठीक है। द मेन एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग इंक्लूड्स Constitution prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal. कहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट में. Some special laws require the support of a majority of members from each linguistic group. Thus, no single community can make decisions unilaterally. समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी है सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है। लेकिन कभी कुछ मेजॉरिटी केसेस हो गए, वहां पे क्या होगा? दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के मेंबर्स वोट करेंगे, उसके बाद वो पर्टिकुलर डिसीजन पास होगा। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर डिसीजन यूनिलैटरली एक गवर्नमेंट से पास नहीं करवाना, मतलब सेंटर और स्टेट दोनों से पास होगा। दोनों की यहाँ पे माइनॉरिटीज डच और फ्रेंच दोनों ही उस पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। सेकेंड, many powers of the central government have been given to state government of the 2 regions of the country. State governments are not
सबऑर्डिनेट, जैसा मैंने आपको बताया। सबऑर्डिनेशन वाली बात आ जाएगी ना तो वो डोमिनेशन वाली बात क्रिएट होगी, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट ना हो, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर लेकर किसको दे दी, स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है। थर्ड पॉइंट, Brussels had a separate government in which both the communities have equal representation. The French-speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch-speaking community equal representation in the central government. यहाँ पे फ्रेंच ने अपनी equal representation कहाँ एक्सेप्ट कर ली, ब्रूसेल्स में, जो मेजर कैपिटल सिटी है। ठीक है। और डच ने कहाँ पे एक्सेप्ट कर ली, सेंट्रल गवर्नमेंट में, बेल्जियम की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां पे। ताकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, इक्वल पावर मिलेगी, इक्वल सीट्स मिलेगी, इक्वल चांस मिलेगा डिसीजन मेकिंग में, इसीलिए ये जरूरी है टू गिव इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल। ठीक है। 7th क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following languages was declared as the official language of Sri Lanka by the Act of 1956? फर्स्ट क्वेश्चन हमने करा था तब एक्ट ऑफ 1956 में मैंने बताया आपको, उसमें किस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया था एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी, सिन्हेला, हिंदी, इंग्लिश। किसको किया था, सिन्हेला को एज द ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था, और ये ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था बाय द एक्ट ऑफ 1956। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक केस बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें हमें पैराग्राफ मिलेगा और उस पैराग्राफ से हमें वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने जितना चैप्टर पढ़ा है ना उसके बेसिस पे आपको उसके आंसर्स लिखने हैं। ठीक है। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। इट हैज बॉर्डर्स विद फ्रांस, द नेदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। बॉर्डर्स शेयर करता है बेल्जियम इन चारों के साथ। It has a population of little over 1 crore, about half of the population of Haryana. The ethnic composition of this small country is very complex. Of the country's total population, 59% people lives in Flemish region and speaks Dutch language. Another 40% people live in the Wallonia region and speaks French. Remaining 1% of the Belgians speak German. In the capital city Brussels, 80% people speak French while 20% are Dutch speaking. ये एक तरीके से पूरा बता दिया है कि बेल्जियम की एथनिक कॉम्पोजिशन ये है। अब हमें इसमें से कुछ क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। यहाँ पे आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ये कॉम्पोजिशन कि एथनिक कॉम्पोजिशन में कितनी % पॉपुलेशन किस रीजन में रहती है और क्या लैंग्वेज बोलती है। ठीक है। ये हमें एक्सप्लेन करना है। कैसे करेंगे, ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, वही 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन, और कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, डच लैंग्वेज। 40% पीपल लिव इन वेलोनिया एंड स्पीक फ्रेंच। जो रिमेनिंग 1% है वो कहाँ पे रहते हैं, बेल्जियंस, स्पीक जर्मन। इन द कैपिटल सिटी ब्रूसेल्स 80% पीपल क्या बोलते हैं, फ्रेंच, एंड 20% पीपल क्या बोलते हैं, डच। तो ये उनका एथनिक कॉम्पोजिशन हो गया। इतनी पॉपुलेशन है, इस पर्टिकुलर रीजन में रह रही है, इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोल रही है। ठीक है। सेकंड, एक्सप्लेन द टर्म एथनिक। एथनिक का मतलब क्या होता है, एथनिक का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है। वहां पे क्या होगा, सेम ग्रुप ऑफ पीपल होंगे जो सेम कल्चर, सेम लैंग्वेज फॉलो कर रहे हैं, सेम रीजन में भी वो कई बार रहते हैं। तो अगर हमें डेफिनेशन लिखनी हो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एथनिक, social division based on shared culture. People belonging to the same ethnic group believe in their common descent because of similarities of physical type or of culture, या फिर दोनों भी हो सकता है, physical type भी same है, culture भी same follow कर रहे हैं। They need not always have the same religion or nationality. ये जरूरी नहीं है same religion या nationalities follow कर रहे हैं, लेकिन उनका culture, उनका physical type या फिर दोनों same होंगे, इसको हम ethnic बोलेंगे। ठीक है। इसी का ही थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन का। हाउ डिड बेल्जियन गवर्नमेंट सॉल्व द एथनिक प्रॉब्लम्स, एक्सप्लेन। यहाँ पे भी बेल्जियम गवर्नमेंट ने अपनी एथनिक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की वो एक्सप्लेन करना है। वही सारी चीजें हमें वापस लिखनी है, किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन मिली है। ठीक है। इन बेल्जियम लीडर्स रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डाइवर्सिटीज and cultural diversities. The Belgian government accommodated its diverse ethnic population in the following manner. यहाँ पे हमने पहले पढ़ा है डच और फ्रेंच को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिली है, कहाँ पे, इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट। Thus no single community can make decisions unilaterally.
ठीक है. Many powers of the central government have been given to the state government. Of the two regions of the country, the state governments are not subordinate to the central government. अब आप ये देख रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चंस का फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरीके से सेम ही पर्टिकुलर क्वेश्चन को किस तरीके से केस बेस्ड क्वेश्चन में देकर दिया है, ताकि ये पता चल जाए हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है, हम पूरे चैप्टर से क्लियर हैं और हम उस चैप्टर में से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप क्लियरली कर सकते हैं. ठीक है. Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation. और एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनाई थी, वो थी community government. This government is elected by the people belonging to one language community, चाहे वो डच हो, फ्रेंच हो, जर्मन स्पीकिंग हो, नो मैटर वो कहीं भी रहते हैं. तो वो किसी भी पर्टिकुलर जगह रह रहे हैं उससे मतलब नहीं है, बट वो अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट के मेंबर्स इलेक्ट करेंगे और वो जहां भी रह रहे हैं उन पे लॉस कौन बना रहा है, ये पर्टिकुलर कम्युनिटी गवर्नमेंट. ठीक है. तो इस तरीके से केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जहां पे आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, उस पैराग्राफ में से आपको सारी चीजें नहीं मिलेंगी. ठीक है. जैसे एक अनसीन पैसेज की तरह नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे इस पैराग्राफ में अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस भी आएंगे जो आपको खुद फ्रेम करके लिखने हैं. ठीक है. दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिलेटिंग कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज. These arrangements helped to avoid a civic strife between the two major communities and possible division of the country on linguistic lines. इसका काम क्या है कम्युनिटी गवर्नमेंट का? इसका काम ये है कि वो कल्चरल, लैंग्वेज, एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज पे लॉज बनाएगा, ताकि क्या हुआ, एक सिविल स्ट्राइफ ना हो, मतलब एक लड़ाई ना हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए बिटवीन दी टू रिलीजन्स और बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स. तो यहाँ पे फ्रेंच और डच के बीच में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो दूसरे लोग रहते हैं दूसरे रीजन में जो दूसरी लैंग्वेज बोल रहे हैं उनके बीच में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. लैंग्वेज के बेसिस पे ये बोल रहे हैं ना कि पॉसिबल डिवीजन अकर नहीं होगा ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस, इसीलिए ये जरूरी था कि एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म हो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What percentage of the population of Belgium lives in the Flemish region? ये एथनिक कॉम्पोजिशन हम अभी पढ़ के आए थे कि कितनी परसेंट पॉपुलेशन फ्लेमिश रीजन में रहती है. ठीक है. 40, 80, 59, 70 याद करो, हमने पढ़ा था कितनी परसेंट थी, 59% पीपल लिव्स इन फ्लेमिश रीजन. वो केस बेस्ड क्वेश्चन में भी हमने ये देखा है, आपकी बुक में भी जो बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन है उसमें फर्स्ट पैराग्राफ में ये चीज मेंशन है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. टू स्टेटमेंट 1 and 2 आर गिवन बिलो. रीड बोथ द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. दोनों स्टेटमेंट पढ़ने हैं, देखने हैं दोनों स्टेटमेंट में से सही कौन सा है, गलत कौन सा है. ठीक है. स्टेटमेंट 1 कहता है डिविजन ऑफ पावर इज गुड फॉर डेमोक्रेटिक सिस्टम. Statement 2 states that it helps to reduce the possibility of conflict between social groups, ethnic problems. Statement 1 कह रहा है division of power अच्छा है for democratic government. तो ये बात तो बिल्कुल सही है. Statement 2 कह रहा है इससे possibility of conflict emerge नहीं होता है क्योंकि power division हो रहा है, power sharing हो रहा है. तो मुझे लगता है Statement 1 सही है, Statement 2 भी सही है, और Statement 2 पूरे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट 1 को कि डिवीजन ऑफ पावर तो अच्छा है. और क्यों अच्छा है? क्योंकि इससे पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती बिटवीन सोशल ग्रुप्स ऑन एथनिक लाइंस और ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस. ठीक है. तो इसका आंसर हुआ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू एंड सेकेंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1. क्लियरली आपको समझाया जा रहा है ना कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग जरूरी है. क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स एमर्ज नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट रोल डू चेक्स एंड बैलेंसेस प्ले इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री? चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. चेक्स एंड बैलेंसेस कौन से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में पढ़ा था? याद करो, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में. और क्या चीज पढ़ी थी उसमें? चेक्स एंड बैलेंसेस कब होगा, जब क्या होगा वो बताना है. To establish a direct form of government without representatives, to create a separation of power to prevent from authoritarianism, to prevent any change to the constitution, to ensure absolute power for one branch of the government. ठीक है. फर्स्ट बोल रहा है डायरेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने के लिए चेक्स एंड बैलेंसेस रख रहे हैं, नहीं. सेकेंड बोल रहा है सेपरेशन ऑफ पावर मेंटेन करने के लिए, ताकि क्या ना हो, अथॉरिटेरिज्म, एक की अथॉरिटी दूसरे पे मेंटेन ना हो, इसीलिए सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है. तो इसका आंसर क्या हुआ कि एक सेपरेशन ऑफ पावर क्रिएट हो जाए टू प्रिवेंट अथॉरिटेरिज्म.
ठीक है, क्लियर हो रहा है? ऐसे धीरे धीरे हम और भी क्वेश्चंस करेंगे और भी क्लियर हो जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस करना है, किसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following was the primary objective of Belgium to form the separate government in Brussels? बेल्जियम में सेपरेट गवर्नमेंट की, कौन सी सेपरेट गवर्नमेंट? कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म करने की जरूरत क्यों थी, ये पूछ रहे हैं। प्रमोटिंग कल्चरल इवेंट्स, मैनेजिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, एनफोर्सिंग लोकल लॉज या इंश्योरिंग लिंग्विस्टिक अकोमोडेशन। ना तो उन्हें कल्चरल इवेंट्स प्रमोट करने थे, ना ही उन्हें, यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस की बात नहीं आ रही है, ना तो वो लोकल लॉज इन्फोर्स कर सकते थे क्योंकि बेल्जियम में ऐसा सिस्टम ही अडॉप्ट नहीं किया गया था। इंश्योरिंग लिंग्विस्टिक अकोमोडेशन, लिंग्विस्टिक अकोमोडेशन क्या हुआ? लैंग्वेज के बेसिस पे अकोमोडेशन, एंड अकोमोडेशन हमें पता है टू ब्रिंग टुगेदर। तो यहाँ पे लिंग्विस्टिक अकोमोडेशन लेके आना था जहाँ पे सब पर्टिकुलर लैंग्वेज के जो लोग हैं उस रीजन में अच्छे से रह सके। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने अडॉप्ट किया था टू इंश्योर लिंग्विस्टिक अकोमोडेशन। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? मेन क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो पावर शेयरिंग तो हमने बात कर ली, पावर शेयर हो रही है, लेकिन पावर जरूरी क्यों है? ठीक है, क्यों है पावर शेयरिंग जरूरी? इतनी क्या नीड पड़ गई कि हमें पावर शेयरिंग करनी है? तो इसके हमने हमारी बुक में भी 2 पॉइंट्स पढ़े थे। प्रूडेंशियल रीजंस अलग थे, मॉरल रीजन अलग थे। प्रूडेंशियल रीजन कहता था पावर शेयरिंग होगा तो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज नहीं होगा। मॉरल रीजन कह रहा था पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, कि अगर डेमोक्रेसी है तो पावर शेयरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो एक बार हम इसको किस तरीके से फ्रेम करेंगे, पॉइंट वाइज चलेंगे, किस तरीके से हमें आंसर लिखना है। पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल इन डेमोक्रेसी बिकॉज, फर्स्ट कौन सा रीजन है? प्रूडेंशियल रीजन, जैसा मैंने आपको बताया। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स since social conflict often leads to violence and political instability. पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हमेशा क्या लेके आता है? वायलेंस एंड इंस्टेबिलिटी। ये कहाँ पे हुआ था? याद कीजिए, श्रीलंका के केस में वायलेंस क्रिएट हुआ, सिविल वॉर हुआ, एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल इंस्टेबिलिटी उनकी पर्टिकुलर कंट्री में अडॉप्ट हो गई। इसीलिए पावर शेयरिंग जरूरी है। इट इज़ अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। पॉलिटिकल ऑर्डर में स्टेबिलिटी बनी रहेगी ना। पावर जब डिवाइड हो रहा है तो पावर शेयर हो रहा है, शेयरिंग ऑफ पावर हो रही है, एक पे बर्डन नहीं है, तो पॉलिटिकल ऑर्डर में एक स्टेबिलिटी बनी रहती है, अच्छे से काम होता है फंक्शनिंग में। ठीक है, imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation. Majority का domination minority पे रखना ये थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगता है, लेकिन ये डोमिनेशन की वजह से मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपकी बुक में ये चीज़ मेंशन्ड है कि मेजॉरिटी का डोमिनेशन माइनॉरिटी पे इम्पोज करेंगे ना तो सिर्फ माइनॉरिटी को प्रॉब्लम नहीं होगी, साथ साथ किस किस को होगी? मेजॉरिटी गवर्नमेंट को भी, मेजॉरिटी ग्रुप को भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्योंकि क्या होगा, आप डोमिनेशन ला रहे हैं तो माइनॉरिटी सफ़र कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना आपकी कही हुई हर बात सही हो, तो उसकी वजह से वहाँ पे भी एक स्ट्राइफ क्रिएट होगा, एक डिविजन क्रिएट होगा, और अगर पावर शेयर होगा ना तो ये डिविजन क्रिएट नहीं होगा। तो प्रूडेंशियल रीजन ये स्टेट करते हैं, ठीक है, कि इसीलिए ज़रूरी है पावर शेयरिंग। ठीक है, मॉरल रीजन देखते हैं। Power sharing is the very spirit of democracy. A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect. Moral reason ये कह रहा है democratic government में power sharing ज़रूरी क्यों है? क्यों है? क्योंकि उन लोगों के साथ तो power share करोगे ना जो particular decision से affect हो रहे हैं, और पर्टिकुलर डिसीजन से हम सब कॉमन सिटीजन्स अफेक्ट होते हैं। इसीलिए पावर शेयरिंग ज़रूरी है, क्योंकि पावर शेयर होगी तो उनके साथ ही शेयर होगी जो उस पर्टिकुलर डिसीजन से अफेक्ट होंगे और जिन्हें उस पर्टिकुलर डिसीजन के साथ रहना है। ठीक है, सेकेंड, पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड। और लोगों के पास ये पूरा राइट होना चाहिए कि उनसे कंसल्ट किया जाए कि उन्हें गवर्न कैसे किया जाए। क्यों? बिकॉज ये पीपल्स गवर्नमेंट है। हम हमेशा बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी वर्क्स अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ इट्स पीपल। ठीक है, थर्ड,
A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. और हम एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हमने पहले भी बात की है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट वो होती है जो रूल्स लॉज के अकॉर्डिंग चलती है। और इससे क्या हो गया, एक पार्टिसिपेशन हो गया किसका, सिटीजन्स का इन अ पर्टिकुलर सिस्टम। तो ये पावर शेयरिंग इसीलिए ज़रूरी है, इसीलिए डिज़ायरेबल है। और हमने पावर शेयरिंग का जब चैप्टर पढ़ा था ना, तब भी हमें ये चीज़ क्लियर हो गई थी लास्ट तक कि पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है। आ गया समझ में। ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। इन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि हम कोई भी क्वेश्चन छोड़ के ना आए, हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और भी चैप्टर के लेटली क्वेश्चंस देखेंगे, जब तक कि हम इन क्वेश्चंस को वापस से रिवाइज करें, अपनी बुक में इन क्वेश्चंस को सर्च करें, देखें हमें हमारे आंसर्स किस तरीके से फ्रेम करने हैं। बाकी क्वेश्चंस हम आगे और करेंगे, ठीक है। थैंक यू।